नमस्कार दोस्तों, हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 16 मार्च 2023। तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। वन इज चाइना, इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ पावर ऑफ टू। इसमें बेसिकली चाइना का रिसेंटली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में काफ़ी डाटा दिया हुआ है। इसके अलावा इंडिया एंड चाइना को किस तरह साथ में काम करके एशियन सेंचुरी अचीव करना है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर विमेन्स लीडरशिप स्किल को इंक्रीज करने के लिए किस तरह एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए, एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए, तो क्या है वो सस्टेनेबल मॉडल, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर शार्प डिवाइड्स, ये बेसिकली जो ऑकस ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट है ना ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच में, इसके बारे में है। और इसमें इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, मतलब रिसेंटली यूएस अनाउंस किया कि वो 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देंगे करके, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी कंसर्न्स है कंट्रीज का, तो इस मैटर पर इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, 3 आर्टिकल के अलावा एक पॉलिटिकल आर्टिकल है दोस्तों, बेसिकली एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड एक न्यूज़ है दोस्तों। ब्रह्मपुरम मतलब केरला का कोच्चि के पास में एक जगह है, उधर एक बहुत बड़ा वेस्ट डंप है, एक लैंडफिल है जहां पे पूरा सिटी का जो वेस्ट जाके डंप करते हैं। उधर रिसेंटली आग लगा था। आग लगने के बाद पूरा धुआं उठा, 100 एकड़ में फैला हुआ एक जगह है। अब उधर आग लगेगा तो क्या है, आपको पता ही है, पूरा धुआं उठ गया, पूरा फायर था, कम से कम 7-8 दिन तक फायर जलता ही रहा, ठीक है। और पास में नेवल बेस है, तो नेवी के हेलीकॉप्टर्स आए और केरला के अलग अलग एजेंसी का फायर फोर्स वगैरह आए, तो वो सब आग तो बुझा दिया, पर धुआं उड़ रहा था। अब जो धुआं है दोस्तों काफ़ी टॉक्सिक धुआं है, क्योंकि प्लास्टिक जब जलेगा आपको पता है दोस्तों उसमें काफ़ी कार्सिनोजेंस होते हैं, इसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत हो सकता है। तो इस तरह के वेस्ट को कैसे, वेस्ट के साथ कैसे डील करना चाहिए, ऐसा सब के बारे में उधर कुछ पॉइंट्स बताया हुआ है। वैसे ये पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, आप हर्षि द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। फिर सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस जो हुआ उसके बारे में एक आर्टिकल है, उसके बारे में भी हर्षित सर ने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, चाइना, इंडिया एंड द प्रॉमिस ऑफ द पावर ऑफ टू। ये आर्टिकल लिखा है मा जिया, शी इज द चार्ज डे अफेयर्स एट इंटरिम एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इंडिया। सबसे पहले ये चार्ज डे अफेयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आपने एम्बेसी का नाम सुना होगा। एम्बेसी क्या होता है, 2 कंट्रीज के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री का कैपिटल में अपना एम्बेसी सेटअप करते हैं। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, तो इंडियन एम्बेसी इन चाइना कहाँ पे होगा, चाइना का कैपिटल बीजिंग में होगा, और चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया कहाँ पे होगा, इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली में होगा। एम्बेसी का टॉप मोस्ट ऑफिशियल कौन रहता है, एम्बेसडर रहता है कि नहीं। तो एम्बेसडर के बाद, या फिर आप बोल सकते हैं एम्बेसडर का जो डिप्यूटी रहता है ना एम्बेसी में, उसे आप चार्ज डी अफेयर्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो मा जिया इज द चार्ज डी अफेयर्स इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है। नाउ ये आर्टिकल में क्या लिखा है दोस्तों, चाइना इज विलिंग टू पार्टनर इंडिया ऑन द पैथ टू मॉडर्नाइजेशन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एशिया एंड बियॉन्ड। तो बेसिकली ये आर्टिकल एक पॉजिटिव आर्टिकल है। एक तो इसमें काफी सारे डाटाज है चाइनीज ग्रोथ के बारे में, और ये कह रहा है दोस्तों चाइना और इंडिया साथ में काम कर कर फ्यूचर ऑफ एशिया को शेप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एशियन सेंचुरी क्रिएट कर सकता है। इंडिया और चाइना जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, वो दोनों मिलकर एशियन सेंचुरी क्रिएट कर सकते हैं। एशियन सेंचुरी मतलब क्या होता है, आपने ये टर्म सुना होगा। एशियन सेंचुरी मतलब 21st सेंचुरी में एशिया का इंफ्लुएंस होगा पूरी दुनिया के ऊपर, पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा, कल्चरल डोमिनेंस होगा। मतलब देखिए अभी तक देखा जाएगा तो एशियन कंट्रीज का इतना बड़ा रोल नहीं रहा है, मतलब अगर आप 30-40 साल पहले देखोगे तो इतना कोई डोमिनेंस नहीं था, अमेरिका का, यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेंस था पूरी दुनिया के ऊपर। पर 21st सेंचुरी एशिया का सेंचुरी होने वाला है, ठीक है। बेसिकली एशियन कंट्रीज का डोमिनेंस होगा। एशियन कंट्रीज का डोमिनेंस मतलब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सा है, इंडिया और चाइना है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है। तो इंडिया और चाइना मिलकर अगर काम करेंगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो एशियन सेंचुरी वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बेसिकली एशिया का एक डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस वो क्रिएट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एशियन सेंचुरी जो है, ठीक है। तो देखिए द ईयर 2023 मार्क्स ए हाई पॉइंट इन इंडियाज डिप्लोमेसी विद इट्स प्रेसिडेंटशिप ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द G20। देखिए आप सबको मालूम है G20 प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है कि नहीं, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो प्रेसिडेंसी है वो भी इंडिया के पास है। वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है मेंबर्स, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है,
है कि नहीं, और फिर रशिया है, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। ईरान भी ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। तो द फोकस इज ऑल्सो ऑन चाइना विच हेल्ड 2 सेशंस रीजनली। तो बेसिकली इधर 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में बताया जा रहा है, या फिर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जा रहा है। एक तो देखिए इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है कि नहीं। दूसरा, रीजनली चाइना का 2 इंपॉर्टेंट सेशंस कंडक्ट हुआ था। एक है एनुअल सेशंस ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और नेशनल कमिटी ऑफ द चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो बेसिकली इन सेशंस में चाइना का ग्रोथ के बारे में, फ्यूचर में चाइना का क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए और ग्रोथ अचीव करने के लिए, ये सब के बारे में बताया हुआ है। वैसे डेली न्यूज़ में हमने चाइनीज सेशंस के बारे में डिटेल तरीके से डिस्कस भी किए थे, ठीक है। जो भी है, तो चाइना की तारीफ किया जा रहा है, चाइना का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, मॉडर्नाइजेशन उन्होंने अचीव किया है, वो सब के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, चाइना इज एडवांसिंग मॉडर्नाइजेशन ऑन ऑल फ्रंट्स। Here, the path to modernization is based on China's practices with a focus on high quality development. तो high quality development के ऊपर चाइना का फोकस है। चाइना ये चाहता है कि उनका पॉपुलेशन का मॉडर्नाइजेशन हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इम्प्रूव हो, सबके लिए कॉमन प्रॉस्पेरिटी हो, ठीक है, मटेरियल एंड कल्चरल एथिकल एडवांसमेंट हो, ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में हार्मनी हो, पीसफुल डेवलपमेंट हो, है कि नहीं। तो ये सब चाइना का प्लान है दोस्तों। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का भी लगभग ऐसे ही प्लान्स रहते हैं। हम भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी अचीव करना चाहते हैं, है कि नहीं। एज टू नेबरिंग एंड एंशिएंट सिविलाइजेशंस विद ए कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 2.8 बिलियन, चाइना एंड इंडिया आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, चाइना और इंडिया दोनों डेवलपिंग कंट्रीज है। वैसे देखा जाएगा तो चाइना एक डेवलप्ड कंट्री आप बोल सकते हैं, पर डेवलप्ड कंट्रीज का जो क्राइटेरिया रहता है ना, उसमें चाइना नहीं आता। मतलब चाइना का कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो डेवलप्ड कंट्रीज के क्राइटेरिया में नहीं आता, इसलिए आप ये बोल सकते हैं चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है एंड इंडिया ऑब्वियसली एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एशियन कंट्रीज का 2 मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स आप बोल सकते हैं इंडिया एंड चाइना को, ठीक है। सो इंडिया एंड चाइना आर बोथ इन प्रोसेस ऑफ नेशनल रिजुविनेशन एंड ए क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन वेयर चैलेंजेस नीड टू बी ओवरकम एंड प्रॉब्लम्स नीड टू बी सोल्व। तो इंडिया एंड चाइना दोनों जो है एक नेशनल रिजुविनेशन प्रोसेस में है, क्रूशियल पीरियड ऑफ मॉडर्नाइजेशन में है कि नहीं। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी है, इन सारे चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बताया जा रहा है चाइना एंड इंडिया का डिफरेंसेस तो है, उससे ज़्यादा हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्या है चाइना के फोकस एरियाज। इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल, चाइना में रीजन ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ है उसे 4 पॉइंट्स में समराइज किया है। बहुत सारा डाटा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, स्टडी ग्रोथ। चाइना ने जो स्टडी ग्रोथ अचीव किया है पिछले कुछ सालों से। 2022 की बात करें तो चाइनीज इकोनॉमी 3% ग्रो हुआ था एंड 12.06 मिलियन अर्बन जॉब्स भी ऐड हुआ था, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट्स भी ऐड हुआ है 12.06 मिलियन का 2022 में। चाइना की जीडीपी की बात करें तो अभी के हिसाब से 121 ट्रिलियन युआन है। युआन मतलब चाइनीज करेंसी है। अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे इट इज अबाउट 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। चाइना का पिछले 5 साल में 5.2% का एनुअल ग्रोथ रेट रहा है और पिछले कुछ सालों से चाइना ने अपनी जीडीपी में 70 ट्रिलियन युआन ऐड किया है दोस्तों। तो चाइना का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो न्यू हाइट्स अचीव कर रहा है। सेकंड, पीपल्स वेल बीइंग। चाइनीज पॉपुलेशन का वेल बीइंग में भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिला। एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड efforts of the past 8 years, China has historically resolved absolute poverty। तो पिछले 8 साल में चाइना का काफ़ी सारे पॉलिसीज रहा है, इंटरवेंशंस रहा है उधर के पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। तो उन्होंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को बिल्कुल एलिमिनेट किया है विद द एलिविएशन ऑफ क्लोज टू 100 मिलियन रूरल रेजिडेंट्स फ्रॉम पॉवर्टी। तो बेसिकली पिछले 8 साल में 100 मिलियन रूरल सिटीजन्स को उन्होंने पॉवर्टी से बचाया है। 70% ऑफ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर जो है वो पीपल्स वेल बीइंग के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च कर रहा है दोस्तों। बेसिक ओल्ड एज इंश्योरेंस 1.05 बिलियन पीपल को कवर करता है एंड इंक्रीज ऑफ 140 मिलियन। लिविंग स्टैंडर्ड्स कंटिन्यू टू विटनेस न्यू इंप्रूवमेंट्स। तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट्स इधर बताया हुआ है। एक तो देखिए चाइनीज गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसका 70%
लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। ओल्ड एज पीपल को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। 1.05 बिलियन पीपल ऑलरेडी कवर्ड है इंश्योरेंस के अंदर, एंड उधर के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ थर्ड, ओपनिंग अप। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है दोस्तों। चाइना किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, कोई भी कंट्री चाइना में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 2022 में अगर आप देखोगे, चाइना's टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एक्सीडेड 40 ट्रिलियन युआन। देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स बताया जा रहा है दोस्तों, सर्विसेज नहीं बताया जा रहा है, केवल गुड्स का 40 ट्रिलियन युआन अचीव किया था। एनुअल ग्रोथ रेट 8.6% का था। China's actual use of foreign capital was up by 8% and the country remained one of the top destination for foreign investors. तो चाइना में जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स है चाइना जो है, ठीक है। चाइना में ओवरऑल तारीफ लेवल जो है दोस्तों वो डिक्रीज हो रहा है। 9.8% था पहले, वो अब 7.4% पहुंच गया है। तारीफ लेवल मतलब जो टैक्स रेट्स वगैरह है, ठीक है। एंड द फोर्थ इज विन विन कोऑपरेशन। In the period 2013 to 2021, China's contribution to global economic growth averaged 38.6%, higher than that of G7 countries combined 25.7%. तो देखिए दोस्तों, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करोगे ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना का रहा है 38.6%। इवन G7 कंट्रीज का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन 25.7% था। G7 कंट्रीज मतलब दुनिया के जो अमीर कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूके एक्सेट्रा। तो उनका कुल मिलाकर 25.7% रहा है, पर केवल चाइना का 38.6% रहा है। और 2021 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को चाइनीज प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था, तो उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रपोज किया था। मतलब पूरे दुनिया का जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव उन्होंने प्रपोज किया था। अभी के हिसाब से 100 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया है, और चाइना का जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उसमें ज्वाइन किया है ओवर 60 कंट्रीज, ठीक है। 60 कंट्रीज ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ज्वाइन किया है, ओवर 100 कंट्रीज ने अपना सपोर्ट भी एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और अगर ट्रेड की बात करें, चाइना एंड इंडिया आर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स विथ बाइलैटरल ट्रेड वॉल्यूम रीचिंग $135.984 बिलियन इन 2022। देखिए दोस्तों, चाइना और इंडिया के बीच में जो बाइलैटरल ट्रेड हो रहा है दोस्तों, 2022 में $135 बिलियन था। दो देयर इज ए ट्रेड डेफिसिट, इंडिया's import of equipment and materials from China does reduce the overall cost of made in India products, benefits Indian downstream industries and consumers, enhances the competitiveness of Indian exports, and in turn facilitates India's integration into global industrial and supply chains. तो बेसिकली यही बताया जा रहा है दोस्तों, चाइना से इंडिया जो इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, इससे हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसका ओवरऑल मेकिंग कॉस्ट वगैरह रिड्यूस होता है, इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स को काफ़ी मदद मिलता है, हमारे एक्सपोर्ट्स का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो एनहांस होते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए, इंडिया का चाइना के साथ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है। मतलब इंडिया चाइना से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब चाइना और इंडिया के बीच में जो बाइलैटरल ट्रेड है दोस्तों, इससे चाइना को ज़्यादा फायदा है, ठीक है। And the Chinese market is open to India, and the Chinese side is happy to see more high quality Indian goods, cultural and other products entering the Chinese market. देखिए, चाइनीज मार्केट जो है इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, पर देखा जाएगा तो इंडिया ने काफ़ी चीज़ों को बॉयकॉट किया है। हमारा बीच में आजकल जो बाइलैटरल ट्रेड हो रहा है वो उतना नहीं है जो पहले हो रहा था, क्योंकि चाइना जो है अपना डंपिंग पॉलिसी मेंटेन करते हैं। डंपिंग पॉलिसी मतलब क्या है? चाइना से लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह वो लो इनकम कंट्रीज में आके डंप करता है। इस वजह से वो कंट्रीज का जो डोमेस्टिक मार्केट है उनके ऊपर इंपैक्ट होता है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी कम प्राइसेस में मिल जाता है, तो कंज्यूमर्स वही खरीदेंगे, है कि नहीं। तो जब से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्राइसिस हुआ है, बेसिकली गालवन वैली क्लैशेस वगैरह हुआ था, उसके बाद इंडिया ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को इतना इंकरेज नहीं करते हैं। फिर भी देखिए दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में बाइलैटरल ट्रेड वॉल्यूम 135.984 बिलियन पहुंच गया था। इसमें चाइना का ज़्यादा पार्ट है, ठीक है, चाइना को ज़्यादा फायदा है जो पूरा 135.984 बिलियन में, ये भी आपको समझना है। पर ऑथर ऑफ द आर्टिकल ये कह रहा है दोस्तों, चाइना कभी भी इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। चाइनीज मार्केट जो है इंडिया के लिए ओपन है। इंडिया चाहे तो जितने भी गुड्स, कल्चरल एंड अदर प्रोडक्ट्स जो है चाइनीज मार्केट में बेच सकता है, ठीक है। Investments by Chinese enterprises have created a large number of jobs for the Indian people and contributed to India's economic development. ये भी बताया जा रहा है, चाइनीज कंपनीज ने, चाइनीज एंटरप्राइजेस ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, जिस वजह से इंडियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज मिला है, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, एंड वी होप दैट इंडियन साइड कुड प्रोवाइड ए फेयर, जस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर चाइनीज कंपनीज विद देयर इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस इन इंडिया। तो ऑथर ऑफ द आर्टिकल की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन साइड भी चाइनीज एंटरप्राइजेस के लिए एक फेयर, जस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करें। ठीक है, फिर फैसिलिटेटिंग एन एशियन सेंचुरी। एशियन सेंचुरी क्या होता है मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, रिसेंटली इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग के बीच में एक मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो इस मीटिंग में इट वॉज सेड दैट द डेवलपमेंट एंड रीवाइटलाइजेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया एम्बॉडी ए बूस्ट टू द फोर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो बेसिकली इंडिया और चाइना अगर एक साथ कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, हमारा अगर डेवलपमेंट होगा तो इससे बाकी सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हम सबके लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है, एंड इट इज वन दैट will change the destiny of a third of world's population and having bearing on the future of Asia and beyond। तो बेसिकली एशिया का फ्यूचर शेप करने में इंडिया एंड चाइना का इक्वल रोल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया एंड चाइना में, और अगर इंडिया और चाइना का डेवलपमेंट होगा बाकी सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो है, प्रिसाइसली जो एशियन कंट्रीज है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वैसे पिछले साल हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी ये बोला था दैट एशियन सेंचुरी विल हैपन व्हेन चाइना एंड इंडिया कम टुगेदर। जब चाइना और इंडिया एक साथ काम करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ, तब जाके एशियन सेंचुरी होगा। ठीक है, सो चाइना इज विलिंग टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इंडिया, बी ए पार्टनर ऑन द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, सेफगार्ड द रेस्पेक्टिव लेजिटिमेट राइट्स एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड मेक कंट्रीब्यूशंस टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड। तो ऑथर ऑफ द आर्टिकल की तरफ से यह बोला जा रहा है कि चाइना अपना कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया के साथ और स्ट्रेंथन करना चाहता है, इंडिया का एक पार्टनर बनना चाहता है ऑन द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, सबके लेजिटिमेट राइट्स को सेफगार्ड भी करेंगे, पूरे डेवलपिंग कंट्रीज का जो कॉमन इंटरेस्ट है उसे भी सेफगार्ड करेंगे, एंड इस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए भी चाइना की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा। यह सब बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ज्यादा कुछ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है ये मुझे नहीं लगता, फिर भी कुछ डाटा आपको मिल गया होगा, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड हो रहा है और चाइना का जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसके रिगार्डिंग कुछ डाटा है। आजकल चाइना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एशियन सेंचुरी के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों, एशियन सेंचुरी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आपको ये पॉइंट जरूर लिखना होगा, एशियन सेंचुरी अगर होना है, बेसिकली एशियन कंट्रीज का डोमिनेंस होना है, तो इंडिया और चाइना इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज होगा। ठीक है, अगला है ये सस्टेनेबल मॉडल फॉर वीमेन्स लीडरशिप। ये आर्टिकल लिखे हैं सुसन फर्गूसन, हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन वीमेन इंडिया, सिंथिया मैककेफ्री, हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिसेफ इंडिया, एंड्रिया एम वोजनार, हु इज इंडिया रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्री डायरेक्टर भूटान यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, फिर मनसी ठक्कर, हु इज यूएन इंडिया युवा एडवोकेट पार्ट ऑफ टीम यूएन इंडिया। तो इस आर्टिकल में बेसिकली वीमेन्स लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल दिया हुआ है दोस्तों, क्या क्या करना चाहिए वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इनके हिसाब से एडोलेसेंट गर्ल्स के बीच में लीडरशिप एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज दुनिया में करीब 900 मिलियन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग वीमेन है। अगर इस पॉपुलेशन को राइट रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज दिए जाए तो दे वुड बिकम द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ वीमेन लीडर्स, चेंज मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स। पर देखिए दोस्तों, अब सबको पता है जितने एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उन्हें अपनी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ से ही काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स फेस करना पड़ता है। तो अगर इन्हें बचाना है, बेसिकली इन्हें अगर एम्पावर करना है, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम्स चाहिए जिसमें उनका स्किल सेट्स, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह डेवलप हो। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत पहले से शुरू करना चाहिए। और अगर इंडिया की बात करें, आप सबको मालूम है इंडिया इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ गर्ल्स एंड यंग वीमेन। पॉपुलेशन इतना है तो सबसे ज्यादा गर्ल्स एंड यंग वीमेन का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। इंडिया ऑलरेडी काफी सारे इनिशिएटिव्स अंडरटेक किया है दोस्तों जेंडर इक्वालिटी अचीव करने के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 5 ये कहता है कि जेंडर इक्वालिटी अचीव करना चाहिए करके। तो इंडिया की तरफ से अलग अलग सेक्टर्स में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी रहा है ये अचीव करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लीडरशिप बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल का कहना यह है दोस्तों, अगर दुनिया में आज जो जेंडर डिविडेंड है उसे अगर खत्म करना है
या फिर फीमेल लीडरशिप को फ्लरिश करने के लिए कंडीशंस को क्रिएट करना है, तो सोसाइटी में हर एक लेवल में जो वीमेन है ना, उन्हें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में इंक्लूड करना चाहिए। उनका बॉडीली ऑटोनॉमी एंड सेफ्टी इंश्योर करना चाहिए। हाउस होल्ड में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ। और जहां पे भी डिसीजन मेकिंग टाइम आता है उधर भी उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नाउ स्केलिंग एडटेक सॉल्यूशंस। एडटेक मतलब क्या होता है दोस्तों? एजुकेशन सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है या फिर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है ना, उसे एडटेक बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, एजुकेशन इज द की टू प्रोग्रेस। पर क्या होता है दोस्तों, कई सारे कम्युनिटीज में जिस तरह बॉयज एजुकेशन एक्सेस कर सकता है वैसे गर्ल्स एक्सेस नहीं कर पाती है, अलग अलग रीजंस की वजह से। कई कम्युनिटीज के बीच में गर्ल्स के लिए स्कूलिंग वगैरह रिस्ट्रिक्टेड है, हार्मफुल नॉर्म्स है और उनके सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं। तो ये सबको आप खत्म कर सकते हैं अगर आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। जैसे कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, कहीं पे भी बैठ के वो एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है। उसके लिए स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो ये सब बताया जा रहा है। तो डिजिटल इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ओवर 43% ऑफ द इंडियन स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स आर विमेन। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया में 43% ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स जो है वो विमेन है। पर देखा जाएगा तो हमारा जो वर्कफोर्स है ना, उसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है। तो इसका रीजन ये बताया जाता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ जेंडर नॉर्म्स है जो विमेन को डिस्क्रिमिनेट करता है। जैसे कि ऐसा एक सेटअप है कि जितने डोमेस्टिक एंड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो विमेन को ही करना है, ठीक है। और चाहे वो स्टेम फील्ड हो, फिनेंस फील्ड हो, एंटरप्रेन्योरियल फील्ड हो, उधर हमेशा मेन को ज्यादा ही रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी सही नहीं है दोस्तों। जैसे कि विमेन को एडिक्वेट मैटरनिटी लीव नहीं प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स नहीं देते हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज नहीं रहते हैं वर्क प्लेस में। तो ये सब की वजह से ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है या फिर पार्टिसिपेशन जो है वो कम होगा। देखिए, 43% ऑफ इंडियन स्टेम, बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स जो है वो विमेन है। पर जब आप वर्कफोर्स देखोगे, ये जो पार्टिसिपेशन है काफी कम है। इसका कारण हमारे कुछ जेंडर नॉर्म्स है जो विमेन के लिए एक अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड नहीं करता है काम करने के लिए। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को अगर काउंटर करना है तो गर्ल्स का जो एजुकेशनल करिकुलम है उसमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि फिनेंशियल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा, और उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाना होगा। उसके लिए ओलंपियाड्स, इनोवेशन लैब्स, बूट कैंप्स, कंपटीशन जैसे इवेंट्स को कंडक्ट करना पड़ेगा ताकि गर्ल्स को एक एक्सपोजर मिल जाए। इससे क्या होगा, उनकी जो इकोसिस्टम है वो जो प्रॉब्लम्स फेस करती है उसके लिए सॉल्यूशंस खुद बनाने के लिए वो इंस्पायर होंगे। इसके अलावा विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा अपने बॉडीज के बारे में डिसीजंस लेने के लिए, जैसे कि सेक्सुअल रिलेशंस में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना है या नहीं करना है, हेल्थ केयर एक्सेस करना है या नहीं करना है। इस तरह दो ऑल्सो नीड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड हैरासमेंट। ये तो चाहिए दोस्तों, ये तो इंश्योर करना ही पड़ेगा उनके साथ कोई वायलेंस ना हो, हैरासमेंट ना हो, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कंडीशंस are very critical to enable women and young girls to chart the trajectory of their personal and professional lives। तो ये बेसिक कंडीशंस है, ये सब जब दिलाओगे तब जाके विमेन एंड यंग गर्ल्स जो है अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स को एक सही ट्रैक में लेके चल पाएंगे। और देखिए, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर सिनोनिमस विद प्रमोटिंग लीडरशिप, सेल्फ सफिशिएंसी, टीम वर्क एक्सेट्रा। तो स्पोर्टिंग एक्टिविटी से एक तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सेल्फ बिलीफ और स्ट्रेंथन होगा, टीम वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है यह सब समझ में आएगा, ठीक है। फाइनली, रीडिस्ट्रीब्यूट केयर वर्क। देखिए, हमारी सोसाइटी का एक सेटअप ऐसा है कि कुछ काम जो है वो विमेन के लिए ही अलोकेटेड है, जैसे कि घर का जो काम है, दूसरों का ख्याल रखने का जो काम है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो डोमेस्टिक वर्क है, केयर वर्क है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। घर के जो मेंबर्स है उन्हें इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए। वैसे देखा जाएगा तो विमेन जो अनपेड लेबर करती है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अनपेड लेबर मतलब क्या होता है, जो घर का काम है, सुबह उठना, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, बड़ों का ख्याल रखना, ये सब अनपेड लेबर है। इसका कोई सैलरी मिलता है क्या? ऊपर से वो काम का कोई वैल्यू ही नहीं है। वैरास एक आदमी जब काम करने बाहर जाता है, भले वो
औरत से कम ही काम कर रहा हो, फिजिकल काम कम ही कर रहा हो, उसका एक वैल्यू है कि नहीं? तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब चेंज करना है। एंड तो इधर यही बताया जा रहा है, इट इज क्रूशियल फॉर अस टू रिकॉग्नाइज, रिड्यूस एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क सो दैट women may enjoy economic opportunities and outcomes on an equal footing to men। देखिए, अगर कोई औरत घर का काम करती है, ठीक है, वो वही करना चाहती है, ठीक है, पर उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उन्हें भी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर वो डोमेस्टिक एंड केयर वर्क करना चाहती है, ठीक है, पर उसका भी उनको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, तब जाके मेन के साथ एक इक्वल फूटिंग मिल जाएगा वीमेन को भी। And policies that provide services, social protection and basic infrastructure, promote sharing of domestic and care work between men and women, create more paid jobs in the care economy, are urgently needed to accelerate progress on women's economic empowerment। तो women का economic empowerment अगर इंश्योर करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पॉलिसीज होना चाहिए, जिससे उन्हें सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज, सोशल प्रोटेक्शन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिल जाए। और ये जो डोमेस्टिक एंड केयर वर्क है, उसमें मेन एंड वीमेन के बीच में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंश्योर करना, ठीक है, केयर इकोनॉमी में ज्यादा पेड जॉब्स को क्रिएट करना, ये सब करना पड़ेगा। सो फाइनली, ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अक्रॉस एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, सपोर्ट फॉर लीडरशिप, डिजिटल इनोवेशंस एंड लर्निंग एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, ये सब के बारे में हम पहले डिस्कस किया। इट इज द की टू स्ट्रेंथनिंग लीडरशिप एबिलिटीज अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग वीमेन। तो एडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग वीमेन का लीडरशिप एबिलिटीज को अगर स्ट्रेंथन करना है तो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रखना पड़ेगा, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करना है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है, डिजिटल इनोवेशंस एंड लर्निंग होना चाहिए, वीमेन का बॉडीली ऑटोनॉमी को इंश्योर करना है। ये सब करने से ही एडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग वीमेन का जो लीडरशिप एबिलिटीज है उसे हम अभी से स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ऊपर से हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला टारगेट है जेंडर इक्वालिटी का, गोल नंबर 5, उसे हम अचीव। फाइनल आर्टिकल, शार्प डिवाइड्स, ऑकस पैक्ट शुड सर्व एज ए डिटरेंट नॉट एग्जासर्बेट कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ये जो आर्टिकल है ऑकस ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। आपको पता होगा, रीजनली यूएस का नेवल बेस पॉइंट लोमा में यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स मिले थे और इस मीटिंग में इन्होंने ऑकस ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल्ड तरीके से डिस्कशंस किए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो ऑकस ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट है, इसका 3 फेजेस है। पहला फेज ये है दोस्तों, इसमें बेसिकली यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलियन नेवीज के बीच में ट्रेनिंग वगैरह होगा, एम्बेडेड पर्सनल विजिट्स वगैरह होगा एक दूसरे के पोर्ट्स में। सेकेंड फेज में यूएस एंड यूके के न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन पोर्ट्स में जाएंगे रोटेशनली। एक बार यूएस का सबमरीन जाएगा, फिर यूके का सबमरीन जाएगा, ठीक है। तीसरा फेज सबसे खतरनाक है दोस्तों, यूएस 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को बेचेंगे, ठीक है। तो ये 3 फेज है ऑकस ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट में। अब ये जो तीसरा फेज है दोस्तों, ये सबसे खतरनाक है। जैसे मैंने बोला, इसे काफी कंट्रीज खुश नहीं है, ऑब्वियसली चाइना खुश नहीं है। आप देखिए, जो ऑकस डिफेंस पैक्ट है, ये यूएस की एक स्ट्रैटेजी है चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में कंटेन करने का, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास ये न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स होगा तो ऑस्ट्रेलिया से चाइना तक ज्यादा दूर नहीं है ना, पर यूएस से चाइना तक पहुंचने के लिए बहुत दूर ट्रैवल करना होगा, इवन यूके से भी ट्रैवल करना होगा, पर ऑस्ट्रेलिया से चाइना पास में है। तो अगर चाइना की तरफ से कोई प्रोवोकेशन होता है तो चाइना को इजीली अटैक करने का या फिर चाइना को डराने का एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों यूएस का ये, ठीक है। अब ये 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स के अलावा और एक सबमरीन बनाने वाला है तीनों कंट्रीज मिलकर, वो है एसएसएन ऑकस। ये बेसिकली तीनों नेवीज यूज भी करेंगे, ठीक है। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सबमरीन होगा ये जो एसएसएन ऑकस है। वैसे जो डील है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बिगेस्ट डील है, $368 बिलियन का एक डिफेंस डील है दोस्तों, ठीक है। नाउ, इस मीटिंग के दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने बोला दैट द मोस्ट रीसेंट चैलेंजेस टू द वर्ल्ड हैव कम फ्रॉम रशियाज इलीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड चाइनाज ग्रोइंग असर्टिवनेस, द डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो देखिए, इन्होंने क्लियर किया है ये जो ऑकस ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट है, ये किन किन के अगेंस्ट है। एक तो रशिया का, दूसरा चाइना का, फिर ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर है चाइना जो है, ठीक है, क्योंकि रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन तो अभी आया, ठीक है। उससे पहले ही ऑकस का जो डिस्कशंस वगैरह चल रहा था। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो ये तीनों कंट्रीज का एक ही स्ट्रैटेजी है, चाइना का डोमिनेंस को काउंटर करना, ठीक है। तो पर ऋषि सुनाक ने क्लियर किया है, एक तो मतलब आज दुनिया में अगर सबसे बड़ा
बड़े चैलेंजेस है, तो उसमें एक तो रशिया का इलीगल इन्वेशन ऑफ यूक्रेन है, सेकंड चाइना का ग्रोइंग असर्टिवनेस है, तीसरा ईरान एंड नॉर्थ कोरिया के जो मिसबिहेवियर्स है, ठीक है। And the new alliance is seen as a counter to China exerting its claims on Taiwan with the idea that a naval fleet including nuclear powered submarines based in Australia would be able to reach the South China Sea quickly। तो वही बात मैंने आपको पहले कहा दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होंगे वो साउथ चाइना सी तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे, मतलब यूएस एंड यूके से पहले तो पहुंच ही पाएंगे, ठीक है। नाउ प्रेडिक्टेबली बीजिंग्स ऑपोजिशन हैज बीन द टफेस्ट। तो बीजिंग ने वार्निंग भी दिया है दोस्तों, बीजिंग ने बोला दिस इज ए वेरी रॉन्ग एंड डेंजरस पाथ। एंड रशिया ने भी सवाल उठाया दोस्तों ओवर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एज ऑस्ट्रेलिया वुड जॉइन ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट यूज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। आज की डेट में बहुत कम कंट्रीज है दोस्तों जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, तो अगर यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे तो ये तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के खिलाफ होगा ना। मतलब ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके हिसाब से तो कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर पावर्ड इक्विपमेंट्स वगैरह देना नहीं चाहिए। पर यूएस ने ये बोला है कि ये सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होगा, मतलब सॉरी न्यूक्लियर पावर्ड होगा पर न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं होगा। न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर आर्म्ड के बीच में डिफरेंस है। न्यूक्लियर पावर्ड मतलब वो सबमरीन चलता है न्यूक्लियर एनर्जी से, बेसिकली जो इंजन है वो न्यूक्लियर पावर से चलता है, वेरास न्यूक्लियर आर्म्ड मतलब उसमें न्यूक्लियर वारहेड्स होगा। तो जो बाइडेन ने ये क्लियर किया है ये जो सबमरीन है ये न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं है, वेरास न्यूक्लियर पावर्ड है। पर देखिए रशिया एंड चाइना को जो बाइडेन का ये कहने से इतना विश्वास नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब बस कहने के लिए बोल रहा है कि न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होगा, सॉरी न्यूक्लियर आर्म नहीं होगा, पर हो भी सकता है, ठीक है। तो रशिया एंड चाइना ने अपना कंसर्न्स रेज किया है, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज ने भी अपना कंसर्न्स एक्सप्रेस किया है कि आप हमारे मतलब पास में एक न्यूक्लियर कंट्री को बना रहे हो करके, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन साइड में आप जाओगे बेसिकली बांग्लादेश से लेके वो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई भी कंट्री एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री नहीं है। तो अगर यूएस ये 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी कंसर्न्स होगा कि फालतू में एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को आप इधर बना रहे हो आपके ऑकस ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट के चक्कर में, ठीक है। पर इंडिया ने अब तक रिएक्ट नहीं किया है दोस्तों, तो इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए दोस्तों इसका जवाब 2 भागों में देना पड़ेगा। ये तो यह है दोस्तों, इंडिया ऑलरेडी इस तरह एक कोलिशन का पार्ट है, मैं क्वाड की बात कर रहा हूं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए भी है। पर आपको पता होगा क्वाड जो है इसका कोई स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एस्पेक्ट्स नहीं है। पर ऑकस का क्या है, वो तो डायरेक्टली एक ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट है। तो ऑकस और क्वाड में 2 कंट्री से जो कॉमन है, और ऑकस और क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो असर्टिवनेस है उसे कम करना है। तो इंडिया को इधर थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। क्वाड का अगर कोई स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एक्सपेक्ट है नहीं तो क्या हुआ, कम से कम ऑकस का तो है, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सेम है। तो इस तरह हम सोच सकते हैं, इंडिया साइलेंट रह सकते हैं। पर देखिए दोस्तों एट द सेम टाइम एज ए वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ, इंडिया मस्ट डू what it can to ensure that the announcement does not exacerbate already sharp debates between US-led alliances and Russia-China campaign। पर देखिए दोस्तों अगर यूएस ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वगैरह ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है काफी सारे कंट्रीज को इससे टेंशन होगा। ऑलरेडी यूएस लेड अलायंसेस एंड रशिया चाइना कैंपेन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहा है, वार में भी रिजल्ट कर सकता है अगर ज्यादा ये एस्केलेट होगा तो इस तरह के जब मतलब पैक्ट वगैरह साइन होता है, जब इस तरह के ट्रांसफर्स वगैरह होता है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इंडिया एज ए वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ माने जो सथर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं नॉर्थ एंड साइड में जो यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके सथर्न साइड में जितने कंट्रीज आते हैं उसे ग्लोबल साउथ बोल सकते हैं। ग्लोबल साउथ में मेजोरिटी डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इंडिया आज के हिसाब से ग्लोबल साउथ का एक वॉइस है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो आज से रिप्रेजेंटेटिव या फिर ऐसे वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ इंडिया वो करना चाहिए, मतलब ये इंश्योर करना चाहिए ताकि ये जो ऑकस हो रहा है, क्वाड हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसे चीजें ज्यादा एस्केलेट ना हो, यूएस लेड अलायंसेस एंड रशिया चाइना कैंपेन के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना हो।
ये इंश्योर करना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।